can prepare shooter to handle ups and downs if they won same reaction or lose same reaction. Okay. Actually, shooting is a game which has least contact with others, है ना. अपने टीममेट्स के साथ में कोई ऐसा इंटरेक्शंस नहीं होता है जो आपकी पूरे टाइम जब आप शूटिंग करते हैं तो एवरीबडी इज स्टैंडिंग इन अ लाइन और दे आर ऑल डूइंग इट टुगेदर, बट ऐसा एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसा नहीं होता है. तो जब रिजल्ट आती है तो ईच इंडिविजुअल रिजल्ट वहां पर आपकी स्कोर बोर्ड होती है, उसी पे आपको हर शॉट का वो इवैल्यूएशन आता रहता है ना. तो प्रेशर जो है हमारे अंदर तब बिल्ड होती है जब हम देखते रहते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, बट यू नो लाइक योर रिएक्शंस दे आर अगेन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. जो थोड़ा सा आउटवर्ड गोइंग होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाएगा, है ना. इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. आई थिंक वेरी फ्यू पीपल कैन रिमेन काम, आई मीन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट. जब आप जीतते हो तो खुशी तो होती ही है ना, खुशी तो कहीं तो झलकेगी, या आप आपकी मुस्कुराहट जो है बनी रहेगी, या आप एक दूसरे के साथ में मिलकर के बातें करेंगे. तो हर एक बंदे का अलग तरीका है दिखाने का. सो दैट वी हैव नो कंट्रोल, हाउ दे शो इट. बट एक लेवल पे आकर के हमें जरूर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो है like you don't lose track of what you're doing. If you have won, that is good. You must treat everybody else with dignity, and if you have lost, also accept it with dignity. वो जो भगवत गीता में बोलते हैं ना, सुख हो या दुख हो, दोनों को एक समान ये उससे वो लेना बहुत मुश्किल है. ये फिलॉसफी है. फिलोसॉफिकली हम बोल सकते हैं कि एक ही तरीके से आपको ये बिहेव करना चाहिए, बट वेरी डिफिकल्ट. इट डिपेंड्स अगेन ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल और उनकी जो चीजें जिनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है. हाँ जी प्रवीण. प्रवीण सिंह राठौर बताइए. अच्छा, अराउजल की थियोरीज जो है बड़े सारे हैं जो हमने डिस्कस किया. एक जो था वो इन्वर्टेड यू थियोरी था, जहां पर वो बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी अराउजल बढ़ती जाती है परफॉर्मेंस अच्छा होगा एक पॉइंट तक, जिसको वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल मानते हैं, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा होगा. उस पॉइंट के बाद में आपकी अराउजल बढ़ती है तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी अराउजल बढ़ती है उतना वो नेगेटिवली जो है बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वो नेगेटिवली आपके परफॉर्मेंस पे असर करता है. ठीक है. दूसरा जो हमने देखा ड्राइव थियरी, उसमें क्या बोला गया कि जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड है अच्छा करने के लिए, आपके अंदर ड्राइव जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा आप चाहते हो अच्छा करने के लिए है, उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे. ठीक है. आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेशन टू योर ड्राइव और एंजाइटी. जितना ज्यादा आपके अंदर एंजाइटी होगी, या ड्राइव नाम दिया गया है उसको, ड्राइव इज समथिंग व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव, उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस जाएगा. ठीक है. तीसरा हमने देखा कि कैटास्ट्रोफी थियरी. कैटास्ट्रोफी थियरी क्या बोलता है कि ये इन्वर्टेड यू की तरह ही चलता रहता है. जब अराउजल के साथ साथ हमारे परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, बट एक पॉइंट पे आकर के कॉग्निटिव एंजाइटी, जो हमारे दिमाग की जो कंपोनेंट है एंजाइटी लेने की, वो बढ़ गया तो हमारी परफॉर्मेंस जो है एकदम से नीचे आ जाएगा. अब्रप्टली इट फॉल्स डाउन. तो वो जो है बहुत खतरनाक है. माने परफॉर्मेंस अच्छा करते करते जहां पर आपके एक पॉइंट पे आकर के आपको दिमाग में आ गया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत ही आप पॉइंट्स लूज करना शुरू कर दोगे. दैट इज कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी मीन्स बिल्कुल ही खतरनाक अंजाम जो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफी. ठीक है. और तीसरा चौथा थियरी था
जो हमने देखा कि मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थियरी, माने कॉग्निटिव एंजाइटी और सोमैटिक एंजाइटी कैसे असर करता है परफॉर्मेंस पे। ठीक है, सोमैटिक एंजाइटी जो हमारी बॉडी की जो एंजाइटी सिचुएशन है या सिग्नल्स है वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा होता जाएगा, बट बियॉन्ड द पर्टिकुलर पॉइंट आपके शरीर जो है एंजाइटी फील करने लगता है तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगा। वो दैट वाज यू तरीके से चलता है सोमैटिक एंजाइटी। बट जब हम कॉग्निटिव एंजाइटी के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में जो एंजाइटी पैदा होती है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है ना, बट जैसे जैसे हम कंपटीशन सिचुएशन के पास आते जाते हैं तो हमारे एंजाइटी धीरे 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 कम होता चला जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव एंजाइटी जो है शुरुआत में ज्यादा होगी, बट जैसे ही कंपटीशन शुरू होती है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जो हमने थियरी देखा था वो इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक जोन होता है, एरिया होता है जहां पर वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, कोई जो है लो लेवल ऑफ अराउजल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो मॉडरेट या हाई होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा एथलीट जो है वो लो लेवल पे और हाई लेवल पे नहीं कर पाएगा, सिर्फ मॉडरेट लेवल उसका जो एंजाइटी या अराउजल है तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तीसरा एथलीट जो है लो और मॉडरेट में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार जाएगा। बट जब हाई अराउजल लेवल है, क्योंकि उसके लिए वो सबसे बढ़िया जो रेंज है, एरिया है जहां पर वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये थियरीज हमने पढ़े थे। How to control result expectations, ma'am, and how to overcome fear of being wrong during the match while we are doing the right thing. See, this again is all in the mind. Fear of isko, there is a word, technical word, I'm forgetting. Fear of failure. ये सब अचीवमेंट से रिलेटेड है। जितना ज्यादा हम इंपॉर्टेंस अचीवमेंट को देते हैं, रिजल्ट को देते हैं, तभी ये सब चीजें हमारे अंदर आने लगते हैं। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर इज व्हाट इफ आई फेल, जो मैंने करना था वो नहीं कर पाया तो अपने अंदर एंजाइटी होगी, है ना, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन कुछ हाई रख रहे हो, आपको लगता है कि ये नहीं हुआ तो दूसरों को मैं क्या मुंह दिखाने लायक रहूंगा। तो ये खुद को ही बोल रहे हो, कोई दूसरा आपको कुछ नहीं बोल रहा है। सो वी कीप फीलिंग दैट, you know, when our achievement motivation is very high, we have these kinds of feelings, you know। इसमें फिर रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा हमें। रियलिस्टिकली आपकी क्या चीज जो है जहां तक आप पहुंच सकते हो, वहां के लिए हमें अपने आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, I mean, imagery is one technique which can solve most of your problems। इमेजरी करने से हमारी तैयारी जो है कंपटीशन को लेकर के वो बिल्कुल ही हम 90 to 95% we can be closest to what we can deliver during a competition। तो ये सब चीजें हमें लगातार, ये नहीं है कि कंपटीशन से पहले बैठ करके आप ये सब करोगे। हमारे देयर इज अ सेइंग ना, युद्ध काले शस्त्राभ्यास। युद्ध जब अभी सिर पर है तब थोड़ी आप सीखोगे धनुष चलाना, तीर चलाना। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। रोज जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी युद्ध कभी भी होगा तो आप तैयारी से उसका मुकाबला कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज, टेक्निक, स्किल्स जो है साथ के साथ सीखना पड़ेगा ताकि जब जरूरत पड़े तब हम उनको यूज करें। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग इज फियर ऑफ फेलियर ओनली, माने आप कर नहीं पाओगे वही फियर ऑफ फेलियर है। दैट इज बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट मोटिवेशन। जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से ये चीजें हमारे माइंड में आती हैं एंड वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, यू नो। हमें अच्छा नहीं। मैम आपने एक वर्ड बोला था लर्न टू से नो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, लर्न टू से नो का मतलब है कि मैम व्हाट इज जब आप
कोई भी काम हम करते हैं रेगुलर लगातार, जब भी एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, तो कई बार जो है हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर लेते हैं ना, अरे यार उसको वहां जाना था, आप अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों की मदद करने पे चल पड़ते। कईयों की ये नेचर में होता है ना। बट कभी जब आपके बस से बाहर है तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। आपको कहीं तो एक माने फुल स्टॉप डालना पड़ेगा ना, कहीं तो बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं, मेरे खुद की ये काम है, मुझे ये करना है, वो मेरे लिए जरूरी है। आपको अपने प्रायोरिटीज सामने रखना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को पहले रखना पड़ेगा, बाद में दूसरों के इंटरेस्ट, है ना। ये कोई समाज सेवा तो है नहीं जिंदगी कि आप हर बार कूद कूद के दूसरों के भलाई ही करते रहोगे, है ना। सो यू विल हैव टू लर्न टू से नो। लर्न टू से नो मीनिंग जहां पर आपकी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है वहां पर आपको खुद को रोकना पड़ेगा। यू विल हैव टू से नो, आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, थैंक यू। ओवर एक्साइटमेंट तब हो सकता है व्हेन यू आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट व्हाट यू। देखो, एक जब हम बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, स्पोर्ट्स भी उससे बाहर नहीं है, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, है ना। तो आपकी एक्साइटमेंट जो है, इफ इट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ डूइंग गुड, दैट विल गेट यू गुड रिजल्ट्स। बट आपकी एक्साइटमेंट रिजल्ट को लेकर के है कि आप चाहते हो कि मैं विनर हूं, मैं विनर बनूं, मुझे जीतना चाहिए। प्रोसेस पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, रिजल्ट पे कर रहे हो, तब वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, मान लो जैसे आप कौन सी गेम के हैं, यशवर्धन इज फ्रॉम विच गेम? शूटिंग के ही है मैम सब अभी तो। अच्छा अच्छा, सब शूटिंग के हैं। यस मैम। ओके, स्विमिंग भी Yes, देखा ma'am. था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये No, पूरा ma'am. शूटिंग का ही है। ठीक है ठीक है। तो लाइक व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू आर फोकसिंग, जैसे आपकी 60 शॉट्स है, 60 शॉट्स को आप कैसे उसको मैनेज करते हो एक सवा घंटे की टाइम में, वो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, है ना। कई लोग जो है रिदम से चलते हैं, है ना। 10 शॉट्स किया, ठा 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 ठा, उसके बाद में जो है थोड़े 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद में गए, फिर वहां अपने स्टांस फिर से सेट किया, है ना। तो व्हेन यू आर डूइंग वेल, डेफिनेटली यू विल थिंक पॉजिटिव, है ना। बट आप उस पॉजिटिविटी में, एक्साइटमेंट में अपना जो रिदम है वो खोना नहीं चाहिए। जब खोएंगे वो वहां से फिसल जाएंगे उस एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि प्रोसेस धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आप छोड़ करके आप अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं, या जा रही है, अपने आप जा रही है, अपने कंट्रोल से भी बाहर है कई बार, है ना। तो उस वजह से जो है कई बार हम जो है पॉइंट्स खोने की डर उसके वजह से हो सकता है, माने मुझे जब तक, जहां तक मेरी समझ है। थॉट्स, I mean, during your game, there should be, I mean, you should try and remain focused on what you're doing. कोई भी unwanted thoughts पे हमारा ध्यान जाना नहीं चाहिए। आती है तो उनके ऊपर ज्यादा अपना ध्यान ना डालो, चले जाने देना उसको। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन यही है कि सिर से लेके पांव तक जो है हम धीरे धीरे हर मसल ग्रुप को रिलैक्स करते हैं। सॉरी, पहले टाइट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, टाइट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। प्रोग्रेसिव वही है, प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन मसल ग्रुप टू द अदर मसल ग्रुप व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। कॉन्ट्रैक्ट करना मसल्स को, रिलैक्स करना। जैसे फेशियल मसल्स है तो बिल्कुल ही अपने भौं को अच्छे से वो ये करना, ये जॉ बोन है तो अच्छे से दांत को बीज लेना, ताकि ये पूरा जो एरिया में स्पेसिफिक मसल्स में आपको फील करना चाहिए टेंशन क्या होती है, और जब उनको रिलैक्स करोगे तो मसल्स कैसे फील करेंगे। इसको समझाने के लिए, खुद समझने के लिए हमें ये एक्सरसाइज कराना पड़ता है, ताकि जब आप
आपको मसल में स्ट्रेस आए तो आप समझ सके कि मेरी जो मूवमेंट्स जो ठीक से इसलिए नहीं हो पा रहा है, ट्रिगर पे मेरी उंगली इसलिए नहीं चल रही है ठीक से, क्योंकि मेरी ये वाली मसल ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल ही टाइट महसूस हो रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू मूव देम फ्रीली। सो ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि मसल्स टाइट होते हैं कैसे फील होते हैं, रिलैक्स होंगे तो कैसे फील होंगे, इसके लिए हम प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करते हैं। ठीक है मैम, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एंड आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस है? I don't know about isometric training. Isometric training, I believe it is to do with the muscle strength, है ना? If I'm not mistaken. But this is just to make you understand the difference between जब मसल्स में टेंशन होती है तो कैसे फील होगी और जब रिलैक्स होती हैं मसल्स तो कैसे फील होगी, इसको समझाने के लिए हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ठीक है expectations are better than reality, 100%, yes. रियलिटी में जो मिलता है, एक्सपेक्ट तो हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ चाहते भी हैं, बट रियलिटी में क्या मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, दैट टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर कंड्यूसिव ऑन दैट पर्टिकुलर डे, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करती हैं। तो हमारे कंट्रोल में कई चीज है, हमारे कंट्रोल में कई चीज नहीं है, तो इसलिए जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ज्यादातर टाइम जो है हमें दुख ही मिलेगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द प्रोसेस एंड द रिजल्ट वॉट एवर कम्स इज एज पर योर एफर्ट्स एंड यू नो, आपकी जो मेहनत है वही फल देता है। मल्टी मॉडल टेक्निक्स जो है वो कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमैटिक एंजाइटी दोनों कई बार जो है मिल करके महसूस करते हैं एथलीट्स, तो उनके लिए है। तो कॉम्बिनेशन होती है इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक भी होती है, साथ में इमेजरी भी यूज करते हैं। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स विच आई स्पोक अबाउट, लाइक यू नो, फ्लडिंग है, थॉट स्टॉपिंग है, हिप्नोसिस है, बड़ी सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट एज सिंपल एज जो हमने सोमैटिक टेक्निक्स और कॉग्निटिव टेक्निक्स और रिलैक्सेशन और एंजाइटी रिडक्शन जो हमने देखा, इसमें थोड़ा सा जो है ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत। मैम, शूटिंग के अंदर ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को। यस, वेरी मच। अब उसके अंदर मैडम ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो आपने बताया ना, उसके अंदर किस तरीके से हम हमारा एंजाइटी लेवल डाउन कर सकते हैं मैम, थोड़ा बताएंगे? देखो, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है खुद को बोल करके, जैसे मैं अपने आप को बोलूंगी कि मेरे हाथ जो है बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, आई कैन फील वार्म ब्लड फ्लोइंग इनटू माय यू नो पाम, इनटू माय फिंगर्स, क्योंकि वार्मथ जो है वो रिलैक्सेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और हेवीनेस जो है वो भी रिलैक्सेशन से जुड़ी। जब हम सोए हुए रहते हैं तो हमारे शरीर बिल्कुल भारी हो जाती है, so that is a total relaxation phase. Okay, so autogenic training में जो है खुद को बोलना है कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो है गर्म खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर गर्माहट महसूस हो रही है, ये चीजें हैं। बट एज यू सेड, ब्रीदिंग इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो शूटर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी शॉर्ट साइकिल आप देखते हो ना, तो शॉर्ट साइकिल में क्या है, लाइक इनहेलेशन एक्सहेलेशन का एक साइकिल बनता है। आप इनहेल करके रोकते हो अपने ब्रीदिंग को, तब आप ट्रिगर पुल करते हो। इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, बिकॉज जब हम सांस ले रहे हैं, आवर बॉडी इज कंटिन्यूअसली इन मोशन, कुछ ना कुछ तो वो जो हलचल चलती रहती है। बट इफ यू आर ब्रीदिंग एंड देन ट्राइंग टू पुल द ट्रिगर, डेफिनेटली योर शॉट्स विल आइदर गो टू 8 और 9 के नीचे ही आएगा। So the best thing is to shoot between 2 breaths, माने आपने सांस रोका, फिर आपने ट्रिगर खींचा, then you exhale। तो तब आकर आपका, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। I don't think you know I need to teach you, आपका प्रैक्टिस में ही ये चीजें जो है इन
इनग्रेन्ड होती है, कब आपको ट्रिगर पुल करना है, आपका स्टैंस कैसे एडजस्ट करना है, आपकी साइट कब ये करना है, वो सब चीजें जो है इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। वो एक दूसरे के साथ में ऐसे सीक्वेंस में बने होते हैं, तो ब्रीदिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर शूटर्स। थैंक यू मैडम। कुछ और? मैम हम्म, हाँ मैम एक बार ये ना हाइपोथेसिस का मेरे को ये बताओ, जैसे हम पहले ही हाइपोथेसिस बना लेते हैं उसका वो बढ़िया जाएगा मतलब मैच से पहले, बिफोर मैच, या फिर मतलब कि अपने शॉट वो करके करना चाहिए? नहीं, कि भी मैच हाँ के बिल्कुल मेरे को परफेक्ट देखो, करना है। मैच से बिल्कुल पहले कुछ भी, जैसे वही मैं बोल रही हूँ, युद्ध काले शस्त्राभ्यास। कल आपकी युद्ध होने वाली है और आज रात को बैठ करके थोड़े आप नहीं तैयारी नहीं मैम, देखो प्रैक्टिस अच्छा किया है, लेकिन हाइपोथेसिस मतलब कि पहले ही हमें हाइपोथेसिस पे वर्क करना चाहिए या वहां पे हाइपोथेसिस बना के जा सकते हैं मैम अपनी? नहीं नहीं, पहले बनाना चाहिए। वहां जाकर के एकदम से थोड़ी आप कोई जादू थोड़ी है, वहां पर कुछ निकालोगे। आपने तैयारी करी है तभी तो आप वहां पर एग्जीक्यूट कर पाओगे ना। बिना तैयारी के कोई भी काम जो है, एग्जाम भी हम देने जाते बिना तैयारी के हो जाएगा? नहीं होता है। तैयारी बहुत जरूरी है। आपको एक रूटीन बनाना, एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। मतलब अपने उसके जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं शूटिंग की, उसके साथ साथ हाइपोथेसिस भी वहीं पे हर एक प्रैक्टिस में लेके चलिए, मतलब साथ यस में। यस यस, दोनों साथ में चलना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट हाँ मिल तो सकता वही है। बोलो। पूछा। ओके, थैंक यू मैम। मैम नमस्ते मैम। हम्म, मैम आपने बोलो। बताया था मैम कि ये छोटे मोटे चीजों से जो परेशान होते हैं उनसे ट्रेड एंजाइटीज बोलते हैं। मैम हाउ टू वर्क ऑन ट्रेड एंजाइटीज? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। माने क्योंकि वो पर्सनालिटी में है, मैं वैसा ही हूं भाई, कर क्या सकती हूं मैं? बदलना बहुत मुश्किल है, बट कॉन्शियस एफर्ट डालने से कि मुझे ये बिल्कुल ही इसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जब तक मैं ना समझूं कि इसके वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, बदलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं हम, जिस तरीके से हम सोचते हैं, सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, बट पूरा जो है काया पलट नहीं हो सकता, मुश्किल है। एक्सक्यूज मी मैम। जो ट्रेट एंजाइटी वाला है ना, वो सिचुएशन में भी स्टेट एंजाइटी भी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो है ही एंजाइटी लेने वाला बंदा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जैसे ड्यूरिंग द मैच समटाइम्स इट हैपेंस कि शॉट गलत गया तो होता है कि गलत गया, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जैसे 10-20 शॉट्स वी आर शूटिंग गुड, ऑल 10-10-10, एंड आफ्टरवर्ड्स वही प्रेशर आता है टू कंटिन्यू दैट परफॉर्मेंस। In that situation, how can we say like self-talk, or how can we overcome from that? हाँ, सेल्फ टॉक इज वन थिंग एट दैट मोमेंट, बट उससे पहले आप एक अपना रिदम बनाना है, क्योंकि कई बार जो है आप 10 शॉट्स करोगे, गैप दोगे 1-2 मिनट का, फिर करोगे। कईयों का ऐसा होता है, कईयों का जो है 20 शॉट एक साथ ठाठा कर दिया, उसके बाद में गैप लेते हैं। इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। यू कैन नॉट से, या मैं ये नहीं बोल सकती भाई तुम्हें 5 ही करना है, उसके बाद में गैप लेना है, उसके बाद में तुम बेशक 10 कर लो। नो, एवरीवन सेट्स देयर ओन रिदम, है ना। बट ये रिदम में जो है, जब आपका ठीक चल रहा है, one disadvantage in your game is that the scores are directly visible to you, तो उस पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। if you can control that, getting carried away by the scores that you are getting, that is the only way you can prevent yourself from being overthinking। जो ना आ जाए वो एक ही तरीका है, बिकॉज सामने जब दिख रहा है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर Yes. टू एनालाइज, है ना। तो सामने Yes. मुझे दिख रहा है अब 3 में तो इतना हो
गया, अगले में एक भी तुम्हारा 9 पे लग गया तो बस हो गया जी काम। तो उसके बाद में तब तो 9 9 9 9 8 पे भी आ सकते हो। ट्रू मैम, ट्रू मैम। है ना? थैंक यू सो it मच। is, it's a very difficult task to keep the tempo, the score and the rhythm intact. Shooting is a very demanding game, you know. Yes, yes. In this situation, we can definitely during the training also we can have certain say like after 10 shots, 15 shots, it's an individual thing. How to take the break after certain shots. That is, I feel it's more important. And Yes. yes, yes, क्योंकि yes. मैं, हाँ, मेरे पास भी शूटर्स आते हैं तो उनका मैं यही करती हूँ कि आई आस्क देम टू मेक अ शेड्यूल कि तुम्हें 10 करना है, तो यू हैव, टेक फॉर एग्जांपल, यू जस्ट हैव अबाउट लेस देन 6 to 7 minutes, उसमें तुम्हें कर लेना है। एंड देन यू एनालाइज कि तुम्हारा कैसा गया। ठीक है? तो व्हेन यू एनालाइज कि फर्स्ट सेट ऑफ 10 शॉट्स तुम्हारा कैसा गया, वही तुम्हें पैटर्न जो है, इट इज समथिंग लाइक स्टैंडर्डाइजेशन। तो जब हम एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं तो हमारी जो कंसिस्टेंसी जो है वो बना रहेगा। दैट इज वन थिंग वी कैन डू ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशंस। Yes. या सो तभी हो पाएगा, नहीं तो वही मैंने बोला ना, सडनली उठ के चले जाएंगे, भाई कल तो मैं पार्टी करके आया हूँ, आज मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, नहीं होता। यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एंड डिलीवर to what is expected, है ना? Yes, yeah. Thank you so much. Welcome. Excuse me, ma'am. ध्रुवी, प्रेशर तो भाई सबको होता है, वो जायज चीज है, होना भी चाहिए। बिना प्रेशर के कई बार जो है हम कुछ कर ही नहीं पाते, मस्त रहेंगे फिर तो प्रेशर नहीं है तो। बट प्रेशर कौन कैसा लेता है और कैसे वो आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है, that is very important. If it is negatively affecting, then we have to intervene, है ना? intervention strategies जो है तब हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना जो है आपकी परफॉर्मेंस पे खराब ये असर होता चला जाएगा। ठीक है? हाँ, ब्रेथ कंट्रोल जो है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं। ठीक है? सांस लेना भी एक रिदम से लेना है हमें, काउंटिंग के साथ में। 1 2 3 4 लंबी सांस लिए, 1 2 3 4 सांस छोड़ा। ठीक है? इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला कि इमेजिन कि आप फुला रहे हो गुब्बारा। गुब्बारा जब हम फुलाते हैं, सबसे पहले जो है नीचे हवा भरती है, फिर उसके बाद में बीच में, फिर ऊपर, है ना? फिर हम उसके गर्दन बांध देते हैं, और जब हम वो बंधा हुआ धागा खोलते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला ही तो हवा निकलती है, फिर बीच का, फिर नीचे वाला। सिमिलरली जब हम सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते वक्त अपना डायफ्राम जो है ये बीच का लंग्स के नीचे वाला हिस्सा है, उसको हल्के से दबाने से आपकी पेट फूलेगा, माने हवा वहां जा रही है। और हल्के से आपकी छाती खोलने से यहाँ पर भी भरेगा हवा। ठीक है? जो आपने लिया है ऑलरेडी वो यहाँ पर भरेगा। और हल्के से अपने कंधों को ऊपर करने से यहाँ तक हवा जो है आपने जो ली है सांस, वो यहाँ रुक जाएगा। कंधे माने दिस इज यू स्टॉपिंग। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, कंधों को नीचे करो, वो सांस पहले यहाँ का बाहर निकला, छाती को थोड़ा सिकड़ो तो वहां पर जो हवा है वो निकला, और पेट को अंदर की तरफ खींचो तो यहाँ का भी जो हवा है बाहर निकले। तो ये मैं प्रोसेस समझा रही हूँ, बट जब हम करते हैं लंबी सांस लो, उतने ही लंबी सांस छोड़ो। दैट इज ब्रेथ कंट्रोल। कंट्रोलिंग हाउ यू ब्रीथ इज ब्रेथ कंट्रोल। सांस लेने की प्रक्रिया के ऊपर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक रिदम बना सकते हैं, दैट इज ब्रेथ कंट्रोल। ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ, मैच में हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो इट इज अ साइन ऑफ एंजाइटी। तो आपको ब्रीदिंग से काफी हद तक आप अपने एंजाइटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो शूटिंग हैंड पे वीकनेस जो है वो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ योर मसल विच इज नॉट मसल स्ट्रेंथनिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो घंटों तक तो खड़े रहना पड़ता है, ये तो आसान काम तो है नहीं। एंड आपकी वेपन ही कितना भारी होता है, राइफल पिस्टल तो इतना वजन होता है, और एक तो आपके ऊपर से वो आपकी जो
ये पहनना होता है आपके, वो भी तो इतना वजन, उसको पहन के तो लगता है जैसे कि पेंगुइन चल रही है ना। तो हर चीज जो है आपको एज अ होल, आपको हर चीज इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके प्रैक्टिस सेशन में ही आपको हर चीज, कैसे आपको ये मसल स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि जरा सी भी आपके हाथ हिली तो गया आपके, जो एक शॉट में 9 से ऊपर लगा तो अगले में 7 भी हो सकता है, यू नो। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ दोज मसल्स, स्पेसिफिकली आर्म मसल्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे आपको काम करना पड़ेगा। Yoga is the best medicine, of course, everything, not just yoga. Yoga is a way of life. It brings in आसन करते हैं हम, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम is what? Breath control only. तो उससे भी मदद मिलती है। आसना से हमारी जो ओवरऑल जो स्टेचर है उस पे असर पड़ता है। योगा इज अ होलिस्टिक कॉम्पोनेंट। योगा जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इट ब्रिंग्स इन अ हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। वही तो चाहिए हमें। माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी माइंड को कंट्रोल करता है। दोनों आपस में ही भिड़े रहते हैं हमेशा। तो हमें दोनों को बैलेंस में रख के चलना पड़ेगा। उसके लिए योगा इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। जी प्रवीण बोलिए। बट आपको ट्रेन बंदे के पास जाना पड़ेगा। योगा इफ यू हैव टू लर्न, ये यूट्यूब चैनल से नहीं होता है। आपको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा जिसको नॉलेज है, वहीं से सीखिएगा। आजकल जो इंटरनेट जो है ना, ज्यादा मदद करने के बजाय जो है वो गलत चीजों को आपके अंदर घुसा देता है। इसलिए नॉलेज लेना है तो तभी तो पिछले इसमें क्यों गुरु शिष्य परंपरा क्यों चलती थी? गुरु ही एक था जो शिष्य को आगे ले जा सकता था। तो somebody who is trained, somebody who is knowledgeable, ऐसे लोगों की आपको मदद लेना चाहिए। कमी नहीं है ट्रेंड लोगों की, तो प्लीज ढूंढिएगा, मिल जाएंगे। जय हिंद मैम, एक क्वेश्चन करूँ मैं? मुझे भी एक क्वेश्चन करना है मैम। हाँ हाँ पूछिए। मैम कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत देर तक या काफी टाइम, लंबे टाइम तक वो तो हम कुछ भी पोजिशन में करते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है लेफ्ट में झिंझिनी सा पड़ जाता है। जैसे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है तो वहाँ पे झिंझिनी सा पड़ जाता है। तो मैम उसको ठीक करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए? उसमें हो सकता है नर्व्स का कुछ प्रॉब्लम हो, so you will have to consult a doctor। झंझनाहट होती है तो वो हो सकता है आपके नर्वस इश्यूज होंगे, बॉडी का इश्यू हो सकता है। तो वो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। वन मोर लास्ट क्वेश्चन एंड वी फिनिश। बताइए। हाँ, मेनी थिंग्स आर रनिंग इन द माइंड। वो तो हमेशा माइंड को यही बोलते हैं ना, मरकट है, बंदर की तरह है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में वो कूदता ही रहता है। तो हमें उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। वो ही होता है जो मेडिटेशन मैंने बोला ना। मेडिटेशन में क्या होता है, एक चीज जो जिस पे आपको फोकस करना है उस पे फोकस करना सिखाता है मेडिटेशन। तो बैठ करके जो दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, देखो क्या आपके लिए मददगार है क्या नहीं है। ये तो हमें खुद, क्योंकि माइंड के अंदर और कौन घुस सकता है? कोई नहीं जा सकता, आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता आपके माइंड में क्या चल रही है ना। तो समझना आप ही को पड़ेगा, कंट्रोल आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग किरणदीप, बोलो। मैम मैंने पूछना था, जैसे स्ट्रेस हो जाता है ना, तो स्ट्रेस से आगे कोई वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है, तो कौन से केमिकल बढ़ जाते हैं, मतलब उसको कैसे? स्ट्रेस, आई मीन आई एम नॉट द साइंटिफिक कंपोनेंट, तो मुझे इतना पता नहीं है क्या केमिकल जो है, लोचा जो बोलते हैं क्या होता है वो नहीं पता। सिर्फ ऐसे ही एज अ स्लैंग ओनली आई कैन टेल इट। यस, देयर आर सम केमिकल इम्बैलेंसेस जिसके वजह से जो है ये माइंड जो प्रोसेस करता है, ब्रेन जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। तभी तो ये हाँ जी, वो
होता है मैम बॉडी में। इम्बैलेंस होती है। हाँ जी हाँ यस। जी। गुड इवनिंग मैम, आप Good बता रहे थे कि स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं, जैसे यू स्ट्रेस और एक दूसरा कोई, तो मैम उसमें क्या मतलब मेजर डिफरेंस, या थोड़ा सा बता दीजिए उस बारे में। यू स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, माने जो हमें अच्छा लगता है, जो सेरोटोनिन जो एक केमिकल रिलीज होती है वो ज्यादा होगी, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है वो काम करने में, वो रिस्क लेने में आपको मजा आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि सभी तो एडवेंचर वो स्पोर्ट्स, हाँ जी आपने। हाँ माउंटेन क्लाइंबिंग है या ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है, सभी नहीं कर सकते। जिसको वो जो एड्रेनलिन की इंजेक्शन जो लगती है वो ही कर सकता है ना। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, वो बड़े बड़े झूले वो देख के ही मेरे अंदर जो है लगता है जैसे मेरी आंतें ही बाहर निकल गई, है ना। तो बंदे बने हुए हैं उसको एंजॉय करने के लिए। जो स्ट्रेस तुम्हें पॉजिटिव किक देता है दैट इज यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेगेटिव पे जाएगा, दैट इज डिस्ट्रेस। द स्ट्रेस विच हैम्पर्स योर परफॉर्मेंस, वो नेगेटिवली आपको ये रिजल्ट्स नेगेटिव की तरफ ले जाता है, दैट इज डिस्ट्रेस। ठीक है मैम मतलब इसको मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब डिस्ट्रेस नेगेटिव है, यू स्ट्रेस पॉजिटिव है। यस यस, पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं यू स्ट्रेस को। सो पॉजिटिव स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस। ओके, गुड इवनिंग मैम। ओके अशोक बोलो। मैम वो दूसरी क्लास कभी वो लगी होगी मैम, टाइम अच्छा हो अच्छा, गया हाँ हाँ कभी हाँ। सारा कुछ। मैम आपकी लगी, मैम आपकी क्लास भी साइकोलॉजिस्ट, मैम बहुत अच्छा समझाया आपने सुबह भी और अब भी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।